हेलो दोस्तों, मैं आदित्य। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2024 क्या है, क्या-क्या स्कीम्स अवेलेबल है और इस स्कीम के अंदर आप एज ए इंसेंटिव कैसे बेनिफिट ले सकते हो, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज ए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए ऐसे स्कीम्स लाए हैं जिनको एज ए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जो कि टूरिज्म के अंडर आता है, तो वो क्या क्या बेनिफिट्स के क्लेम कर सकता है एज ए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और खुद का भी बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप वीडियो एंड तक बने रहिए। आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं इस देखने के लिए, उसके बाद आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हो तो उस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए हम लोग हर स्कीम के लिए अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। उसकी प्लेलिस्ट ही हमारे यूट्यूब चैनल पे रहेगी। और आप भी नहीं अप्लाई कर सकते हो तो हम लोग एज अ आपको रिप्रेजेंटेटिव इस स्कीम के लिए अप्लाई करना, उसके बेनिफिट क्लेम करना और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना, अदर डॉक्यूमेंट ग्रैब करना, उसके लिए पूरी हेल्प आपको करेंगे। एट द एंड पूरा प्रोसीजर होने के बाद हम आपसे जो भी हमारी फीस है वो चार्ज करेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2024 में जो पॉलिसी लाई थी एज अ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उनकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची ही नहीं है, जिसमें होटल इंडस्ट्रीज आती है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज आती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें आप भी कहीं ना कहीं बैठ सकते हो और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है। हम लोग डेफिनेटली आपको वो स्कीम के बारे में डिटेल में एक वन बाय वन एज अ हर इंडस्ट्री को लेके वीडियो बनाने वाले हैं। और आपको इस वीडियो में इतना ही पता चलने वाला है कि भाई आप किस स्कीम के लिए एलिजिबल हुए और उस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और आप भी अप्लाई नहीं कर सकते तो हम लोग आपके लिए बैठे हैं यहाँ पे। आपके लिए जब तक पूरा इंसेंटिव आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता, इंसेंटिव के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, तब तक हम आपके लिए पूरा प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद ही आपसे हमारी प्रोफेशनल फीस लेंगे। इफ़ आपको हमसे नहीं करना तो आप खुद ही कैसे रजिस्टर करके कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बताने वाले हैं। बस मैं आपके लिए इस वीडियो को लाया हूँ, तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। और मेरे पास अपडेटेड महाराष्ट्र टूरिज्म का जो भी जीआर था वो है मेरे पास, और उस जीआर में जो भी डिटेल दी थी उसको मैंने समराइज करके पीडीएफ फॉर्मेट में सिंपल वे में समराइज किया है। और उसकी लिंक भी आपको चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब सेक्शन के अबाउट में हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मेरे सामने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जीआर पास किया था वो जीआर ओपन है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई आप लोग देख सकते हो कि टूरिज्म सिर्फ अभी घूमने फिरने तक सीमित नहीं रहा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एज ए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं और उससे अर्निंग हो सकती है हमारे स्टेट के लिए। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि जो भी होटल रिसोर्ट या कोई मतलब ऐसा पर्यटन स्थल रहेगा या ग्रामीण लोगों तक भी वहाँ तक पर्यटन स्थल है, म्यूजियम है, उनको बढ़ावा देने के लिए होटल, फॉर एग्जांपल हमारे गढ़ किले है या महाबलेश्वर है, बहुत सारे लोनावाला है, ऐसे जो लोकेशन है उनके आसपास होटल्स चाहिए, रिसोर्ट चाहिए उनको। रिसोर्ट आए रहेंगे तभी जाके लोग आएंगे और लोग आएंगे तभी जाके वहाँ पे अर्निंग सोर्स ज़्यादा बढ़ेगा और उससे फायदा हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को होगा। तो उसके लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया है कि भाई होटल, रिसोर्ट, सामूहिक पर्यटन स्थल, समुद्री पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल या ग्रामीण पर्यटन स्थल रहेंगे, उनको बढ़ावा देने के लिए वो लोग ये स्कीम को उन्होंने लाया है। उससे क्या होगा, रोज़गार बढ़ेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, स्थानिक जो लोग रहते हैं उनको और से और सुविधाएँ मिलेगी और लोगों तक ही हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट टूरिज़्म फैलाना चाहता है। फ्रैंकली बताऊँ तो जो टूरिज़्म की रिगार्डिंग जो भी कनेक्टेड सर्विसेज़ दी जाती है, उसको सबको मिला के गवर्नमेंट ने स्कीम के अंडर डाला है। ऐसे बहुत सारी स्कीम्स हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसमें मैंने आपको ये बताने वाला कि स्पेसिफिक एरिया के लिए महाराष्ट्र में हर जहाँ पे टूरिज्म बढ़ावा दिया जा सकता है। आप नांदेड़ है, परभनी है, लोनावाला है, लातूर है, किसी भी जगह पे आपका होटल रहेगा या कुछ आप ऐसे टूरिज्म की सर्विस दे दे रहे हो जो कि हमारी स्कीम के अंडर आती है, उन सब के लिए ये स्कीम अवेलेबल है। तो चलो तो देखते हैं कि कौन से स्कीम्स है और कौन से बेनिफिट्स है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी टूरिज्म स्कीम से। इसकी एक कंप्लीट लिस्ट हमारे सामने है। सबसे पहली है महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2024। महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2024 महाराष्ट्र के टूरिज्म सेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव महाराष्ट्र को एक लीडिंग और सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना और टूरिज्म सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। पॉलिसी की ड्यूरेशन। ये पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा पब्लिश होने के बाद इफेक्टिव हुई है और इसका इंटेंडेड पीरियड 10 साल का है। लेकिन अगर गवर्नमेंट फ्यूचर में इस पॉलिसी को अमेंड, रिप्लेस या एक्सटेंड चेंज करती है तो पॉलिसी की ड्यूरेशन भी चेंज हो सकती है। पॉलिसी में क्या क्या सपोर्ट मिलता है? महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2024 में इन्वेस्टर्स और एलिजिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को मेनली 2 टाइप्स का सपोर्ट दिया गया है। फिस्कल सपोर्ट यानी फाइनेंशियल बेनिफिट्स, नॉन फिस्कल सपोर्ट यानी गवर्नमेंट फैसिलिटेशन। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2024 के अंडर कौन कौन एलिजिबल हो सकता है। सबसे पहले न्यू टूरिज्म प्रोजेक्ट्स एलिजिबल हो सकते हैं, यानी जो लोग महाराष्ट्र में नया टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग टूरिज्म यूनिट्स भी एलिजिबल हो सकते हैं अगर वो पॉलिसी में दी गई कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। इसमें होटल्स और रिसोर्ट्स, टूरिज्म रिलेटेड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट्स, एग्री टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स और कैरावैन टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही इको टूरिज्म और ग्रीन टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, वाटर और बीच टूरिज्म प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी के अंडर नोटिफाइड टूरिज्म रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स भी एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ टूरिज्म से रिलेटेड बिजनेस होना हाई इनफ नहीं है। प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2024 में दी गई एलिजिबल एक्टिविटी और प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है। अगर आपका बिजनेस या प्रोजेक्ट इस स्कीम के अंडर आता है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल ये डिटेल्ड वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि एप्लीकेशन करने से पहले एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एआई टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। एआई टूरिज्म पॉलिसी का मेन फोकस टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करना और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना है। अब बात करते हैं एआई टूरिज्म पॉलिसी के बेनिफिट्स की। इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है विमेन एंटरप्रेन्योर्स को टूरिज्म बिजनेस के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। अगर कोई वुमन एंटरप्रेन्योर टूरिज्म सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो ऑथोराइज बैंक से 15 लाख रुपए तक का लोन लेने पर पॉलिसी के कंडीशंस के अकॉर्डिंग लोन के इंटरेस्ट का रीएम्बर्समेंट दिया जा सकता है। इंटरेस्ट रीएम्बर्समेंट की लिमिट 12% तक है और मैक्सिमम 4.50 लाख रुपए या 7 साल, जो भी पहले हो, तक बेनिफिट दिया जा सकता है। इसके अलावा एआई पॉलिसी का फोकस विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर में विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाना और विमेन टूरिस्ट्स की सेफ्टी को स्ट्रेंथन करना भी है। अब बात करते हैं एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। एडवेंचर टूरिज्म आज के टाइम में टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट और रैपिडली ग्रोइंग सेगमेंट है। महाराष्ट्र में नेचुरल लैंडस्केप्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट्स और कोस्टलाइन जैसे बहुत सारे टूरिज्म रिसोर्सेज अवेलेबल है, जहां एडवेंचर टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव महाराष्ट्र में सेफ, सस्टेनेबल और प्रोफेशनली मैनेज्ड एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज को प्रमोट करना है। इस पॉलिसी के थ्रू एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और नए टूरिज्म डेस्टिनेशंस के डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी के अंडर कौन कौन सी एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स कवर हो सकते हैं। इस पॉलिसी के अंडर ट्रैकिंग, हाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, कायाकिंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग, बंजी जंपिंग और वेरियस वाटर स्पोर्ट्स जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा एडवेंचर पार्क्स, एडवेंचर कैंप्स और नेचर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आ सकते हैं। अब बात करते हैं एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी के अंडर एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जो इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र में एलिजिबल एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटी या प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, वो पॉलिसी के बेनिफिट्स के लिए कंसिडर की जा सकती है। प्रोजेक्ट को पॉलिसी में स्पेसिफाइड एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज के अंडर आना चाहिए। साथ ही एप्लीकेंट को गवर्नमेंट के रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, परमिशंस, लाइसेंसेस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी है।
प्रोजेक्ट के लोकेशन, इन्वेस्टमेंट, एक्टिविटी टाइप और अदर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है। इसलिए सिर्फ एडवेंचर एक्टिविटी स्टार्ट करना हाई इनफ नहीं है। पॉलिसी के बेनिफिट्स लेने के लिए प्रोजेक्ट को प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशंस और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। अब बात करते हैं एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी के अंडर मिलने वेल मेजर इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स की। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एलिजिबल प्रोजेक्ट के इन्वेस्टमेंट पर फाइनेंशियल इंसेंटिव। एसजीएसटी रिएम्बर्समेंट एलिजिबल यूनिट्स को एसजीएसटी से रिलेटेड रिएम्बर्समेंट का बेनिफिट। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बेनिफिट्स एप्लीकेबल प्रोजेक्ट्स को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में रिलीफ। स्टैंप ड्यूटी कंसेशन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को स्टैंप ड्यूटी में कंसेशन। एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पर इंसेंटिव। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को लोन इंटरेस्ट पर प्रिस्क्राइब्ड सब्सिडी। ग्रीन इंसेंटिव्स एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स को एडिशनल बेनिफिट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एलिजिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में गवर्नमेंट सपोर्ट। स्पेशल इंसेंटिव्स स्पेसिफिक लोकेशन या प्रोजेक्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग एडिशनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंसेंटिव की एग्जैक्ट अमाउंट और कंडीशंस प्रोजेक्ट की कैटेगरी, लोकेशन, इन्वेस्टमेंट साइज और एप्लीकेबल गवर्नमेंट गाइडलाइंस पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं युवा टूरिज्म पॉलिसी 2024 के बारे में। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। युवा टूरिज्म पॉलिसी को सिर्फ यंग एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस सब्सिडी डीन वाली स्कीम नहीं समझना चाहिए। इसका मेन फोकस है यूथ टूरिज्म क्लब्स और एजुकेशनल टूरिज्म को प्रमोट करना। यूथ टूरिज्म क्लब ग्रांट टूरिज्म पॉलिसी 2024 के अंडर स्पेसिफाइड गवर्नमेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बनाए गए एलिजिबल यूथ टूरिज्म क्लब्स को टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए 1 साल के लिए वन टाइम 25,000 रुपए का ग्रांट दिया जा सकता है। यानी ये 25,000 रुपए हर यंग एंटरप्रेन्योर को डायरेक्टली नहीं मिलता। ये एलिजिबल यूथ टूरिज्म क्लब्स के लिए टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के पर्पस से है। एजुकेशनल टूर सपोर्ट। अब बात करते हैं एजुकेशनल टूर्स के सपोर्ट की। एगर टूर महाराष्ट्र के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर पार्टिसिपेंट्स की संख्या 50 तक है तो मैक्सिमम 50,000 रुपए या मैक्सिमम 1,000 रुपए पर पार्टिसिपेंट का सपोर्ट मिल सकता है। और अगर पार्टिसिपेंट्स 50 से ज्यादा है तो मैक्सिमम 75,000 रुपए या मैक्सिमम 1,000 रुपए पर पार्टिसिपेंट का सपोर्ट मिल सकता है। अब अगर स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के बाहर के किसी स्टेट से महाराष्ट्र में एजुकेशनल टूर के लिए आते हैं तो 50 पार्टिसिपेंट्स तक के लिए मैक्सिमम 75,000 रुपए या 1,500 रुपए पर पार्टिसिपेंट और 50 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होने पर मैक्सिमम 1,00,000 रुपए या 1,500 रुपए पर पार्टिसिपेंट का सपोर्ट अवेलेबल है। एडवेंचर एक्टिविटीज। युवा टूरिज्म क्लब्स अपने अंदर डिफरेंट एक्टिविटी क्लब्स भी बना सकते हैं, जैसे साइकिलिंग क्लब, ट्रैकिंग क्लब और कायाकिंग क्लब। अगर यूथ टूरिज्म क्लब किसी डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म रजिस्टर्ड ऑपरेटर के थ्रू एडवेंचर एक्टिविटी करता है तो स्टेटेड पॉलिसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग एक्टिविटी फी का 25% रिएम्बर्समेंट भी मिल सकता है। अब बात करते हैं यूथ टूरिज्म क्लब की एलिजिबिलिटी के बारे में। यूथ टूरिज्म क्लब मेनली गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसके लिए एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, गवर्नमेंट इतिस और एलिजिबल एडेड या अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे इंस्टीट्यूशंस शामिल हो सकते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर बनाए गए एलिजिबल यूथ टूरिज्म क्लब्स को टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए सपोर्ट दिया जाता है। अब बात करते हैं एग्री टूरिज्म पॉलिसी 2024 के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि एग्री टूरिज्म क्या होता है। एग्री टूरिज्म का सिंपल मतलब है एग्रीकल्चर और टूरिज्म को कंबाइन करना। इसके थ्रू फार्मर्स और एलिजिबल फार्म ऑपरेटर्स अपने फार्म पर टूरिस्ट्स को एग्रीकल्चर, रूरल लाइफस्टाइल, लोकल फूड और नेचर का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। इसे फार्मर्स को एग्रीकल्चर के साथ साथ एडिशनल इनकम का सोर्स भी मिल सकता है। एग्री टूरिज्म में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती है? एग्री टूरिज्म के अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर फार्मिंग और फार्म टूर्स, हॉर्टिकल्चर, ऑर्चर्ड्स और गार्डन्स, फिश पॉन्ड्स,
डेयरी फार्म्स, एनिमल हस्बेंड्री, फार्म स्टोर्स और एग्रीकल्चरल या लोकल प्रोडक्ट्स की सेल, और रूरल एकोमोडेशन और विजिटर एक्सपीरियंसेस। एग्री टूरिज्म यूनिट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं कि एक एग्री टूरिज्म यूनिट में क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। पॉलिसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग यूनिट में वर्किंग फार्म पार या उसके पास टूरिस्ट एकोमोडेशन होना चाहिए। एकोमोडेशन के साथ अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए और ये एकोमोडेशन फार्मर के नॉर्मल रेजिडेंस से अलग होना चाहिए। इसके अलावा एक रिसेप्शन एरिया होना चाहिए और मिनिमम 2 लेटेबल रूम्स होने चाहिए। साथ आए यूनिट में कम से कम एक क्वालिफाइंग एग्रीकल्चरल कंपोनेंट होना जरूरी है, यानी सिर्फ रूम्स बना डीन से कोई प्रोजेक्ट एग्री टूरिज्म यूनिट नहीं बन जाता। उसके साथ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का होना भी इंपॉर्टेंट है। एग्री टूरिज्म पॉलिसी के इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। अब बात करते हैं पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट है कि एग्री टूरिज्म को एग्री बिजनेस के रूप में रिकॉग्निशन दिया गया है। वेरिफिकेशन के बाद 10 साल का एग्री टूरिज्म लाइसेंस दिया जा सकता है। एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री में होम स्टे के लिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी रेट्स का बेनिफिट भी अवेलेबल है पॉलिसी प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टेम्पररी या अल्टरनेटिव एकोमोडेशन फॉर्मेट्स को भी परमिशन दी जा सकती है और पॉलिसी प्रोविजंस और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने पर एग्री टूरिज्म के लिए सेपरेट नॉन एग्रीकल्चरल लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती स्टेटेड पॉलिसी प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो सिंपल वर्ड्स में एग्री टूरिज्म पॉलिसी फार्मर्स को एग्रीकल्चर के साथ टूरिज्म को इंटीग्रेट करके एडिशनल इनकम जनरेट करने का अपॉर्चुनिटी देती है और एलिजिबल प्रोजेक्ट्स को रिकॉग्निशन, लाइसेंसिंग और डिफरेंट रेगुलेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। अब देखते हैं एग्री टूरिज्म पॉलिसी 2024 के अंडर कौन एलिजिबल हो सकता है। फार्मर्स और एलिजिबल फार्म ऑपरेटर्स महाराष्ट्र में वर्किंग फार्म होना चाहिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, फिश फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री जैसी एक्टिविटी होनी चाहिए। टूरिस्ट एकोमोडेशन के साथ अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए। फार्मर के रेजिडेंस से एकोमोडेशन अलग होना चाहिए रिसेप्शन एरिया और मिनिमम 2 लेटेबल रूम्स होने चाहिए। कम से कम एक क्वालिफाइंग एग्रीकल्चरल कंपोनेंट जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में एग्री टूरिज्म के लिए एग्रीकल्चर प्लस टूरिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। अब बात करते हैं कैरावन टूरिज्म पॉलिसी के बारे में। कैरावन टूरिज्म का सिंपल मतलब है मोबाइल एकोमोडेशन के साथ ट्रैवल एक्सपीरियंस। इसमें टूरिस्ट्स कैरावन या कैंपर व्हीकल के थ्रू ऐसे सीनिक और रिमोट डेस्टिनेशंस पर ट्रैवल और स्टे कर सकते हैं जहां ट्रेडिशनल होटल्स अवेलेबल नहीं होते। इस पॉलिसी में मेनली कैरावन कैंपर व्हीकल्स और कैरावन पार्क्स दोनों को कवर किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, फैमिली टूरिज्म को बढ़ावा देना, रिमोट और अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस को डेवलप करना, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में कैरावन टूरिज्म टूरिस्ट्स को एक हाई व्हीकल में ट्रैवल और एकोमोडेशन का यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है और महाराष्ट्र के रिमोट टूरिज्म डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल स्टेटस पॉलिसी के बारे में। महाराष्ट्र में एलिजिबल टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस दिया गया है। इसका मेन पर्पस है टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री के सिमिलर बेनिफिट्स प्रोवाइड करना और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करना। इंडस्ट्री स्टेटस के थ्रू एलिजिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को कुछ एरियाज में इंडस्ट्रियल रेट्स पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वाटर चार्जेस, प्रॉपर्टी और डेवलपमेंट टैक्सेस नॉन एग्रीकल्चरल टैक्सेस। लेकिन ये बेनिफिट्स एलिजिबिलिटी और एप्लीकेबल गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं। अब बात करते हैं बीच शैक पॉलिसी के बारे में। बीच शैक पॉलिसी का मेन पर्पस है सिलेक्टेड बीच लोकेशंस पर टेम्पररी और सीजनल टूरिज्म फैसिलिटीज को प्रमोट करना। इसके अंडर टूरिस्ट्स के लिए बीच शैक्स, डेक बेड्स, अम्ब्रेलास और कॉमन बीच फैसिलिटी सेंटर्स जैसे फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती है। इन फैसिलिटीज में मेनली ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है: फूड और बेवरेज सर्विसेज, टूरिस्ट सीटिंग और रिलैक्सेशन फैसिलिटीज, डेक बेड्स और अम्ब्रेलास, पब्लिक कन्वीनियंसेस और कॉमन फैसिलिटीज, रिक्रिएशन और विजिटर अमेनिटीज। लेकिन इन स्ट्रक्चर्स का इको फ्रेंडली होना और एप्लीकेबल सीआरस्ट यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन
और एनवायरमेंटल रूल्स का कंप्लायंस करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। बीच शैक पॉलिसी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई भी पर्सन किसी भी बीच पार परमानेंट कमर्शियल बिल्डिंग बना सकता है। बीच लोकेशन का सिलेक्शन, टेंडर, लाइसेंस और रिक्वायर्ड परमिशंस, सीआर्स और एनवायरमेंटल कंप्लायंस, ऑपरेटिंग आवर्स, सेफ्टी और वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का प्रॉपर्ली फॉलो करना जरूरी है। सिंपल वर्ड्स में, बीच शैक पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव बीचेस पार कंट्रोल्ड, इको फ्रेंडली और टेम्पररी टूरिज्म फैसिलिटीज डेवलप करना है, ना कि परमानेंट कंस्ट्रक्शन को अलाउ करना। अब बात करते हैं रीजनल टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम यानी आरटीडीएस के बारे में। आरटीडीएस का मेन फोकस किसी एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर को डायरेक्ट सब्सिडी देना नहीं है। इसका पर्पस है टूरिज्म डेस्टिनेशन और पूरे रीजन का डेवलपमेंट करना। इसके अंडर टूरिज्म डेस्टिनेशंस पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है, जैसे टूरिस्ट अप्रोच रोड्स और एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्किंग और विजिटर सर्कुलेशन टॉयलेट्स और सैनिटेशन फैसिलिटीज, साइनेज और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन ब्यूटिफिकेशन, विजिटर अमेनिटीज आइडेंटिफाइड, टूरिज्म डेस्टिनेशंस के आसपास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड्स में, आरटीडीएस का ऑब्जेक्टिव टूरिज्म डेस्टिनेशन को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज प्रोवाइड करके टूरिस्ट एक्सपीरियंस इंप्रूव करना और रीजनल टूरिज्म डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी महाराष्ट्र टूरिज्म स्कीम्स की कंप्लीट लिस्ट। अब अपकमिंग वीडियोस में हम हर एक स्कीम को डिटेल में समझेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट से लेकर कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस तक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।